चैलेंजिंग क्या है? बच्चों का बिहेवियर ज्यादा इंप्रूव करना चैलेंजिंग है या फिर उनका जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है दैट इज मोर चैलेंजिंग? बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रेशर कर रहे हैं खाना खाने के लिए, तो चाइल्ड डेवलप्स एंजाइटी अराउंड फूड, नियोफोबिया भी हो सकता है। पहले वाला, अगर पहले बच्चा वाला। खाना ही नहीं चाहता ओके, उस बच्चे को कैसे खिलाएं? so the child is overfull or irritated and his energy is not being channelized properly. मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि मेरे बच्चे को कितना खाना चाहिए, राइट? बच्चा विल डिसाइड। फसी ईटर्स को एवरीथिंग ईटर्स बनाया है। मील टाइम एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर अराउंड फूड, या फिर फिनिश योर प्लेट, यू हैव टू एम्प्टी योर प्लेट, और आप खाने के साथ फोन या टीवी चाहिए, वो कितना डेंजरस है? उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों? तो ब्रेन को सिग्नल मिल ही नहीं रहा है कि कब मेरा पेट भर गया है और कब मुझे भूख लग रही है। बच्चा फोन के साथ तो नहीं आया था दुनिया में। फोन कैसे आया बच्चे के पास? क्योंकि हमने दिया। फिर जिद्दी, मैं कहूँ स्टबर्न बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कुछ भी नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते। तो फिर ऐसे बच्चों को कैसे ठीक किया जाए? हमारी जनरेशन में इतना ज्यादा गुस्सा बचपन में नहीं था, तो इतना ज्यादा जो बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड और अग्रेसिव हो गए हैं, कैसे ठीक किया जाए उसे? और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई, स्पेशली बॉयज। Bring their child, they're like जो हमें नहीं मिला हम अपने बच्चों को। It's fine to a certain extent. आप बेसिक कंफर्ट तो दे रहे हो बच्चों को। कोऑर्डिनेशन मम्मी और पापा दोनों में कितना होना चाहिए? So I think this, but we have certain boundaries. आप bad words use नहीं कर सकते हो, you cannot hit somebody, but you can be angry. But there are better. पेरेंट्स नीड टू बी स्मार्टर। Absolutely. तो हमें उनको सिखाने के लिए हमें खुद सीखना है, right? Everything is new. हम भी रोज। हेलो एंड वेलकम टू द अंजलि मुदगल शो। क्या आपका बच्चा भी स्लो ईटर है या फिर खाना खाने में बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स करता है? क्या आप भी आजकल अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा बिहेवियर चेंजेस देख रहे हैं? तो फिर ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आपको ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड बिहेवियर और न्यूट्रिशन को लेकर। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान निधि गुप्ता जी। निधि गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है द अंजलि मुदगल शो में। थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले मैं चाहूंगी निधि जी, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में बताइए। Okay, so my name is Nidhi Gupta. I'm the founder of Parent Time. So I've studied masters in nutrition, and I have also studied positive psychology and parenting. So I do workshops on child behavior and nutrition. I also work with corporate schools, and I take one-to-one consultations also. And of course, I'm where everybody is on Instagram, and my handle is Parent Time. That's about it. निधि जी, मैंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देखा था कि आई टैकल विद बोथ, आई डिकोड फसी ईटर्स एज वेल एज बच्चों का जो बिहेवियर है। चैलेंजिंग क्या है? बच्चों का बिहेवियर ज़्यादा इंप्रूव करना चैलेंजिंग है या फिर उनका जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है दैट इज़ मोर चैलेंजिंग? अच्छा, तो शुरू में सब पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि खाना नहीं खा रहे हैं तो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है या बिहेवियर का प्रॉब्लम है, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ। दोनों में से कोई भी अकेले नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा ठीक से सोया नहीं है, या बच्चा गुस्से में है, या बच्चा इरिटेबल है, तो वो खाना नहीं खाएगा ठीक से, राइट? सिमिलरली, अगर बच्चा खाना ठीक से नहीं खाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे का फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, कॉग्निटिव फंक्शन, इरिटेबिलिटी अपने आप ही सफ़र करती है। सो बोथ आर इंटर रिलेटेड, नन ऑफ देम एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। आपने कहा कि बच्चे ने अगर ठीक से रेस्ट नहीं लिया, बच्चा अगर ठीक से सोया नहीं, तो इसीलिए इरिटेटेड रहता है और शायद यही रीज़न है कि खाना वो नहीं खाता। क्या यही सिर्फ रीज़न है और क्या रीज़न हो सकते हैं निधि जी? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के टैंट्रम्स इतने ज़्यादा हैं, मतलब किसी भी मदर को आप देखेंगे तो शी इज़ ऑलवेज स्ट्रगलिंग फीडिंग देयर किड्स। तो कैसे फिगर आउट करें कि रीज़न क्या है? देखो, टैंट्रम्स के रीजंस कैन बी 1000, बट अगर हम पर से फीडिंग की बात करें, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, नॉट जस्ट द चाइल्ड इज ओवर स्टिमुलेटेड और स्लीप डिप्राइव्ड और इरिटेबल। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रेशर कर रहे हैं खाना खाने के लिए, तो चाइल्ड डेवलप्स एंजाइटी अराउंड फूड, नियोफोबिया भी हो सकता है। नियोफोबिया इज़ द फियर ऑफ अ न्यू थिंग। तो अगर कोई हम सडनली नई चीज़ ला के बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चा शायद नहीं खाए। द चाइल्ड कैन हैव सेंसरी इश्यूज़, राइट, जो हम देखते हैं ADHD या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम के बच्चों में होता है। सो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस। So we also look at the overall environment of the family, the mealtime patterns, parental feeding practices, parents' communication with the child.
all these things matter a lot when it comes to feeding behavior of the child. मील टाइम का चूंकि आपने निधि जी जिक्र किया है, तो मील प्लान जो बच्चों का है, मतलब 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों का मील प्लान क्या और किस तरह से होना चाहिए? So meal plan, see, we have to look at the holistic nutrition. There are two ways to do it. So everybody knows about the macronutrients, micronutrients कि हमें carbohydrates, proteins, healthy fats बच्चे को देना है, थोड़ा fiber देना है, plus थोड़े से vitamins and minerals भी meals में include करने हैं. Now there are two ways of doing it. या तो आप हर meal को plan करो with all these nutrients in place, which is honestly very difficult, बहुत overwhelming हो जाता है Instagram पे देख देख के, you know, parents को लगता है colorful plate होनी चाहिए, every meal should look perfect. It's okay if you can't do it. So for example, we can look at the holistic pattern of meal times. So in a day, अगर बच्चा शुरू में सिर्फ ब्रेकफास्ट में आलू पराठा खा रहा है, दिन में आप उसको दाल चावल और दही दे सकते हो, और रात में आप पनीर की सब्जी, पराठा या रोटी विद सैलेड दे सकते हो. तो पूरे दिन में आपने उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया है, राइट? इंस्टेड कि हम एक ही मील में सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करें, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं कर सकते, आप पूरे दिन में यू ट्राई एंड फिल द न्यूट्रिशनल गैप्स वेर एवर पॉसिबल, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस. इट इज़ नॉट अ वन डे एग्जाम कि एक दिन हो गया बस हो गया, अगला दिन नहीं है, या एक मील में पूरा कर दिया हमने तो अगली मील में अब कैसे करें. सो इट हैज़ टू बी अ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस. लेकिन निधि जी, अगर फसी ईटर है बच्चा, तो फिर ऐसे बच्चे को कैसे टैकल किया जाए? मतलब मदर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बच्चा बार बार रिफ्यूज़ कर रहा है, खाना खाने से मना कर रहा है. ऐसी सिचुएशन में क्या मदर्स ये समझे कि बच्चे का खाना खाने का मन नहीं है, बच्चे को खाना पसंद नहीं है, या फिर क्या इसके रीज़न हो सकते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करें? देखो, दो चीज़ें हैं. या तो बच्चा, आप फसी ईटर बोलो कि हर मील में ही टैंट्रम कर रहा है कि खाना ही नहीं है, दैट इज़ वन थिंग. दूसरी चीज़ कि बच्चा पर्टिकुलर फूड्स को लेके फंसी है, राइट? कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो खाना है, या मुझे एक ही चीज़ खानी है पूरा दिन भर. ओके, सो इसके लिए देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डीलिंग विद इट. कॉमन चीज़ें हैं जो दोनों पे वर्क करती हैं. वन इज़ रिपीटेड एक्सपोजर. रिपीटेड एक्सपोजर का मतलब है आप सेम चीज़ जो आप अपने बच्चे को खिलाना चाह रहे हो, आप उसको डिफरेंट वेज़ में प्रेजेंट करो बच्चे के सामने. फॉर एग्जांपल, आपको कैरेट खिलाना है, तो पहले शुरू में हम उसको बॉईल करके, बॉईल करके या मैश करके हम देते हैं. अगर नहीं खा रहा है तो जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉडलर्स, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप उसको डिफरेंट शेप्स में कट करके देते हैं. फिर हम उसको मे बी नूडल फॉर्म में कट करके देते हैं, या हम डिफरेंट सब्जी में, पराठे की फॉर्म में. दिस इज़ कॉल्ड एज रिपीटेड एक्सपोजर, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टेक्सचर योर चाइल्ड प्रेफर्स. एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट प्रेफरेंस फॉर टेक्सचर्स. किसी बच्चे को मशी खाना पसंद है, किसी बच्चे को क्रंची खाना पसंद है, किसी बच्चे को हाथ में लेके फिंगर फूड पसंद है. तो दैट यू डोंट नो एज अ पेरेंट. So you have to give them repeated low pressure exposure so that the child is not under any kind of pressure with regards to food. And अगर बच्चा नहीं भी खा रहा है, बच्चा उसको छू रहा है, बच्चा उसको स्मेल कर रहा है, बच्चा उसको सिर्फ पकड़ रहा है, बच्चा उसके साथ खेल रहा है, that is also a win. Because eventually बच्चा टेस्ट करेगा और बच्चे को पसंद आएगा तो बच्चा खाएगा, राइट? अगर पसंद नहीं आया तो आप नहीं खिला सकते, आप मुझे भी नहीं खिला सकते एज एन एडल्ट. यू नो, इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग, मैं नहीं खाऊंगी. Correct? So you have to play with the different kind of textures and different kind of taste preferences and then work around your child. अच्छा, आपने 2 सिचुएशंस की बात की थी. आपने कहा था ये दूसरे वाले पर हमने बात की. पहले वाला, अगर बच्चा खाना ही नहीं चाहता, okay, उस बच्चे को कैसे खिलाएं? तो सबसे बड़ा रीज़न जो बच्चा नहीं खाना चाहता ना, अपार्ट फ्रॉम, यू नो, आई ऑल्सो लुक एट ओरल मोटर स्किल्स ऑफ द चाइल्ड, द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. Also, I talked about mealtime pressures, the overall environment of the house and the parents' feeding practices. ठीक है? तो अगर आप मील टाइम को बहुत बड़ा, यू नो, हवा बना दे रहे हो कि खाना खाना है, खाना खाना है, खाना खाना है, आज तो मैंने ये बनाया है, आज ख़त्म करना ही पड़ेगा, यू नो, माई फ्रेंड्स चाइल्ड इज़ ईटिंग दिस मच, आपको भी इतना खाना है. These kind of things are called pressures. तो ये हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे के लिए दिस इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर. सो हमें प्रेशर फीडिंग नहीं करनी. वी हैव टू कीप लो प्रेशर फीडिंग एज अ प्रैक्टिस. दूसरी बात, बच्चा मे बी, आप बच्चे को एक मील में इतना ज़्यादा खिला रहे हो विच इज़ बियॉन्ड हिज कैपेसिटी. द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज इंटरनल सटाइटी एंड हंगर क्यूज. सो द चाइल्ड इज़, you know, overfull or irritated and his energy is not being channelized properly. So for example, हमारे साथ भी होता है, हमने एक मील बहुत हैवी खा लिया,
क्योंकि मे बी हम बाहर गए, हमें बहुत अच्छा लगा, या किसी ने बोला नहीं नहीं ख़त्म करो, तो हमने खा लिया. नेक्स्ट मील वी आर फुल, we don't want to eat, right? In this scenario, we have to give them age appropriate portions of eating. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा एक रोटी आप बच्चे को दे रहे हो और आप देख रहे हो एवरी डे कि वो आधे में छोड़ दे रहा है, आप उसको आधा ही दो नेक्स्ट डे, राइट? सो क्या होगा, बच्चा जिस दिन आधा कंप्लीट करेगा ना, द बच्चा विल फील द सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने पूरा ख़त्म कर दिया. लेकिन फिर मदर्स को हो जाता है न्यूट्रिशन कम ना रह जाए, बैलेंस डाइट में लैक देखो, तो नहीं ज़्यादा करना खिला के न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं होता है, राइट? बच्चा जल्दी बड़ा नहीं हो जाएगा अगर बच्चा ज़्यादा खाएगा, राइट? और अगर बच्चा अपने इंटरनल बॉडी की उसको नहीं समझेगा तो बच्चा बस खा रहा है, राइट? एंड अगर बच्चा कॉन्शियसली नहीं खा रहा है, वैसे भी जो भी न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, राइट? तो आप खाने के लिए खिला रहे हो, बच्चा साइज़ में बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव फंक्शन, ये सब चीज़ें सफ़र कर रही हैं. व्हाट डू यू वांट? यू वांट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, राइट? तो उसमें बच्चा कम खाए बट सब कुछ खाए. देयर शुड बी डाइटरी डाइवर्सिटी एंड वेराइटी इन द मील्स, और बच्चा हैप्पीली खाए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो मैं डिसाइड नहीं करूँगी कि मेरे बच्चे को कितना खाना चाहिए, राइट? बच्चा विल डिसाइड. तो अगर बच्चा 1/4 भी खा रहा है, फॉर दैट मैटर, आप 1/4 ही सर्व करो. उसके बाद सटल तरीके से आप बच्चे से पूछो, डू यू वांट टू ईट मोर? इफ़ द चाइल्ड सेज नो, इट्स अ नो, राइट? जिस दिन बच्चे ने दूसरा मांगा, आप ये नहीं कि पूरा का पूरा 2 रोटी आप उसमें डाल दोगे, यू मेक इट हाफ एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द पोर्शन. ठीक है, जब तक बच्चा रिस्पॉन्सिव फीडिंग करेगा. रिस्पॉन्सिव फीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग द बॉडी क्यूज एंड देन ईटिंग अकॉर्डिंग टू दैट. जब बच्चा वो करेगा, द चाइल्ड विल बिकम अ हैप्पी ईटर. फसी ईटर बन ही नहीं सकता. निधि जी ने कितने फसी ईटर्स को एवरीथिंग ईटर्स बनाया है? सो फर्स्टली देयर इज नथिंग कॉल्ड एवरीथिंग ईटर. आप सब कुछ खाते हो, आई एम श्योर नहीं खाते हो, मैं भी सब कुछ नहीं खाती हूँ. सो द गोल इज नेवर टू मेक देम एवरीथिंग ईटर्स. द गोल इज टू इंट्रोड्यूस डाइटरी वेराइटी एंड डाइवर्सिटी सो दैट देर आर नो न्यूट्रिशनल गैप्स. ठीक है, तो धीरे धीरे हम चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जाते हैं. बच्चा शुड नॉट हेट मील टाइम्स. द चाइल्ड शुड बी एबल टू हैप्पीली कम एंड सिट एट द डिनर टेबल और लंच टेबल एंड एन्जॉय हिज मील. और ये नहीं हो कि बस मुझे फ्रूट्स बिल्कुल खाने ही नहीं हैं, मुझे वेजिटेबल बिल्कुल खाना ही नहीं है. आइडिया इज़ कि थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन सब खाए. सब इज़ अगेन नॉट एवरीथिंग ईटर. इट्स फाइन अगर बच्चा 1-2 सब्जी नहीं खाता है. मैं करेला बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं लौकी बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बट इट्स ओके. उसके सब्सटीट्यूट्स हैं. यू हैव टू लुक एट दोज सब्सटीट्यूट्स, इंट्रोड्यूस दोज इन द मील टाइम्स. और अगर आप फसी ईटर नहीं हो तो बच्चा भी नहीं बनेगा, right? So in my workshops, my first question to parents is, when parents are sitting सामने, what is your favorite food? तो कोई बोलता है पिज्ज़ा, कोई नूडल्स, कोई somebody says this that, कोई फ्रूट्स नहीं बोलता है, पेरेंट्स में. तो जब आप ही फ्रूट्स को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो इन योर डेली न्यूट्रिशन, डू नॉट एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू डू दैट. पहले आप बैठो फ्रूट के बोल के साथ एंड डू इट कंसिस्टेंटली एवरी डे. लेट द चाइल्ड सी यू एंजॉय दोज फ्रूट्स. अपने आप बच्चा आपके में यानी कि पेरेंट्स को भी पहले अपने ऊपर काम करना बिल्कुल. पड़ेगा. हाउ डू यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू डू दैट? एंड इट्स गुड फॉर यू ओनली. अगर आप अच्छी चीज़ें खा रहे हो, बच्चा भी वही सीखेगा, राइट? और आप देखोगे बच्चों की आदत होती है हमेशा दूसरे की प्लेट से खाना, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि आप डिफरेंट फूड खिला रहे हो, मे बी आप कुछ और खा रहे हो, बच्चे को आप कुछ और दे रहे हो. Try and put the same meal on the child's plate also. Of course, age appropriately. लेकिन अगर आप बैठ के, आप बच्चे को फ्रूट कभी मत दो, आप खुद खाओ बैठ के. खुद आके बच्चा आपसे छीन के फ्रूट लेगा. दिस इज़ साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी. तो वो धीरे 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 हैबिट बनती है. यू मे देन स्टार्ट गिविंग अ स्मॉल बोल टू द चाइल्ड ऑल्सो. दोनों साथ में बैठ के इंजॉय करो. सिंपल. अनलेस द चाइल्ड हैज़ सम oral motor skill issue या sensory issue, then you have to evaluate that. अगर आप कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो, बच्चे को गुस्सा नहीं कर रहे हो, तब भी बच्चा नहीं खा रहा है, देन यू गेट द चाइल्ड इवेल्युएटेड कि कोई जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है या फिर इट्स जस्ट अ नॉर्मल एंजाइटी अराउंड फूड या बिहेवियरल इशू है. सो दैट यू हैव. अच्छा, एंजाइटी टुवर्ड्स फूड है तो फिर इसके लिए क्या किसी तरह की कोई काउंसलिंग या फिर बच्चे को खुद से समझाना, या ऐसी सिचुएशन में क्या करें? खुद को समझाना है. सिंपल. बिकॉज सी, इफ़ द चाइल्ड हैज़ एंजाइटी, द ब्रेन इज़ ऑलरेडी ओवर स्टिमुलेटेड. आप उस टाइम पे नो अमाउंट ऑफ लेक्चरिंग, नो अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनिंग, नो अमाउंट ऑफ रीजनिंग विल वर्क,
यू कैन नॉट रीजन विद अ डिसरेगुलेटेड ब्रेन, ठीक है। तो आपको खुद को काम डाउन करना है उस टाइम पे। अगर एनजाइटी है तो वो बनाई है, या तो मील टाइम एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर अराउंड फूड, या फिर फिनिश योर प्लेट, यू हैव टू एम्प्टी योर प्लेट, और आप एक बाइट पापा के लिए, एक बाइट मम्मा के लिए, एक बाइट उसके लिए, या फिर आपके फ्रेंड्स तो उतना खा लेते हैं, आप नहीं खा पाते हो। सो दीज थिंग्स कम अंडर प्रेशर, तो वो नहीं करना है। बच्चा इट्स अ स्मॉल चाइल्ड, उसके लिए खाना प्रायोरिटी मे बी नहीं है, उसके लिए उसका प्ले प्रायोरिटी है, दैट्स ओके, बट आप डोंट मेक अ बिग डील अराउंड इट। जितना बच्चा हैप्पीली खा रहा है उतना खाने दो, तो एनजाइटी डेवलप होगी नहीं। अच्छा, स्क्रीन टाइम, चूँकि हमने मील और न्यूट्रिशन की बात की, बैलेंस डाइट की बात की, स्क्रीन टाइम देखते हैं निधि जी हम, मतलब आजकल मुझे लगता है हर दूसरे बच्चे को आप देखेंगी तो खाने के साथ फ़ोन या टीवी चाहिए। वो कितना डेंजरस है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर? अच्छा, तो साइंटिफिकली मैं आपको समझा देती हूँ ये चीज़, उसके अलावा बिहेवियर की भी हम बात करेंगे। तो साइंटिफिकली देखो, वी हैव एन हार्मोन इन द बॉडी, इट्स कॉल्ड लेप्टिन हार्मोन। लेप्टिन हार्मोन क्या करता है, हमारे जो हंगर या सटाइटी के क्यूज़ होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगती है, आपको पता लग रहा है आपको भूख लग रही है, ठीक है। फिर जब आपका पेट भर जाता है, आपको पता लग जाता है आपका पेट भर गया। ये कैसे होता है? हार्मोन से सिग्नल पहुंचा ब्रेन तक। बट अगर मैं खाना खाते हुए खाने पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ और मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, आई टेंड टू ओवर ईट, और जब स्क्रीन बंद तो पेट भर गया, राइट। आपने जैसे ही स्क्रीन लिया, मुझे नहीं खाना, बिकॉज द फोकस इज नॉट ऑन द फूड, द फोकस इज ऑन द स्क्रीन। तो ब्रेन को सिग्नल मिल ही नहीं रहा है कि कब मेरा पेट भर गया है और कब मुझे भूख लग रही है, राइट। दिस इज हाउ साइंटिफिकली स्क्रीन टाइम इम्पैक्ट्स योर हंगर या मील टाइम फीडिंग प्रैक्टिस। तो ये हो गया साइंटिफिकली, ठीक है। दूसरी चीज़, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए स्क्रीन दे रहे हैं, ठीक है। वी कैन सिट एंड टॉक टू द चाइल्ड, उनको स्टोरी सुना सकते हैं, हम उनकी फेवरेट बुक पढ़ सकते हैं साथ में, दीज आर ऑल्सो डिस्ट्रैक्शंस, बट फिर भी दीज आर नॉट डैमेजिंग टू द चाइल्ड्स ब्रेन, ठीक है। तो कन्वीनियंस के लिए हमने फ़ोन दिया, बच्चा फ़ोन के साथ तो नहीं आया था दुनिया में। फ़ोन कैसे आया बच्चे के पास? क्योंकि हमने दिया, राइट। या हम पूरा दिन फ़ोन पे हैं, तो ऑब्वियसली द चाइल्ड फील्स कि आई एम मिसिंग समथिंग इन माई लाइफ, तो मुझे भी चाहिए। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू स्टॉप। अच्छा, ये तो फिर इनिशियल वाली बात होगी। अगर कोई हैबिट ही हो गई है बच्चे को, जैसे फ़ोन के साथ, टीवी के साथ मील लेने की, मतलब तो फिर उस प्रैक्टिस को, उस हैबिट को कैसे चेंज करें? सो यू आर सेइंग यू ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द स्क्रीन, नाउ यू वांट टू ड्रॉप दिस हैबिट, राइट। तो उसमें सिंपल है, आपको ग्रेजुअली करना पड़ेगा। पहले शुरू में आप बोलो ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हो मील, 10 मिनट आप देख लो, उसके बाद 10 मिनट हम बिना इसके खाएंगे, राइट। वो आपने किया, उसके बाद आप यू ग्रेजुएट टू ऑडियो स्टोरीज़, कि हम चलो ये जो आप जो भी वीडियो देख रहे हो, हम स्क्रीन को उल्टा कर देते हैं, हम सिर्फ सुनेंगे। तो एटलीस्ट जो आपके 5 सेंसेस हैं उसमें से आपने विजुअल तो हटा दिया, अब खाली ऑडियो जो है वो आपका फोकस्ड है। तो धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि हम सारी जो भी सेंसरी हमारे ऑर्गन्स हैं, हम उसको स्क्रीन से हटा के फूड पे ले आएँ। तो अब हम स्क्रीन को नहीं देख रहे हैं, अब हम फूड को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे हमें ऑडियो भी हटाना है, तो हम उस ऑडियो को हटा के व्हील से चलो ठीक है हम बात करते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द फूड, कि कैसा लगा आपको, इसमें से क्या अच्छा लगा, आप कैन यू हियर द क्रंच ऑफ द फूड, हाउ डज इट फील व्हेन यू च्यू इट, नॉर्मली जेंटली। या आप स्टोरी सुना सकते हो, और उसमें स्टोरी में आप बोल सकते हो कि ये स्टोरी में ये बच्चा है, उसने ये खाया, ही फेल्ट सो हैप्पी, जनरली, so you have to try and get all the sensory organs focused on food. That's how we do it. It's hard. ठीक है, क्योंकि हैबिट लग गई है, एंड एवरी हैबिट हैज़ अ रीइंफोर्समेंट। तो हैबिट ऐसे नहीं पड़ी है, उसको हमने रीइंफोर्स किया कि ये तो खाने के साथ, फ़ोन के बिना खाना ही नहीं खाता है, इसको तो जब तक मैं फ़ोन नहीं दूंगी खाना शुरू नहीं होगा, खाना ख़त्म नहीं होगा। हमने बोल बोल के रीइंफोर्स किया है वो हैबिट, तो हमें बोल बोल के ही धीरे धीरे वी हैव टू गेट बैक। बिल्कुल ठीक। चाइल्ड बिहेवियर की भी हम बात कर लेते हैं, चूँकि आप उसमें भी मास्टर हैं, आपने कई सारे चाइल्ड बिहेवियर इश्यूज जो हैं उन पर काम किया है। बच्चे जब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं, या फिर ज़िद्दी, मैं कहूँ स्टबर्न बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ भी नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते, तो फिर ऐसे बच्चों को कैसे ठीक किया जाए निधि जी? देखो, सो अगेन देर आर वेज टू टैकल विद इट। पहले हम समझते हैं कि क्यों बच्चा कर रहा है। सो देर इज़ एन ABC फ्रेमवर्क दैट वी वर्क विद,
ABC में A मीन्स एंटीसीडेंट, कि वो जो बच्चा बिहेव कर रहा है उससे पहले क्या हुआ था एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जांपल हम स्क्रीन टाइम को ही ले लेते हैं। तो हमने, बच्चे ने स्क्रीन टाइम मांगा, मैंने एज अ मदर मना कर दिया, बच्चा चिल्ला रहा है, ठीक है, या बच्चा चिल्ला रहा है, या बच्चा सामान फेंकने लग गया, अग्रेसिव हो गया, या उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, दिस इज़ द बिहेवियर। A was antecedent, what happened before it, what happened was मैंने स्क्रीन के लिए मना कर दिया। नेक्स्ट इज B फॉर बिहेवियर, बच्चे ने उसमें क्या किया, बिकॉज स्क्रीन मना किया, हाउ डिड द चाइल्ड बिहेव टूवर्ड्स इट। एंड देन C इज द कॉन्सिक्वेंस, what happened when the child threw a tantrum, कि बच्चे ने जब गुस्सा किया, सामान फेंकना शुरू किया, तो आपने क्या किया, या what happened exactly after that. So consequence has to be logical या natural consequence. ये नहीं है कि बच्चा चिल्लाया, गुस्सा किया, अच्छा चलो ले लो, दैट बैकफायर्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस में सिंपल, यू हैव टू को रेगुलेट विद द चाइल्ड। चाइल्ड खुद से सेल्फ रेगुलेट अभी नहीं कर रहा है, वो सीख रहा है, लेकिन हम एडल्ट्स हैं, हम कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू पॉज, एंड देन वी हैव टू टेल द चाइल्ड, देखो बाउंड्रीज आर सेट, आपको स्क्रीन टाइम अभी नहीं मिलेगा, बट आई एम सिटिंग देयर विद यू, आई अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग, when you need me I am here, but screen time अभी नहीं मिलेगा। So the child understands the boundaries कि screaming will not work, throwing a tantrum will not work, so I have to stick to my routine and not ask for it. So ABC framework is something which helps parents to understand why it happened and how it happened, and then you रीज़न विद द चाइल्ड आराम से। जब बच्चा काम डाउन हो गया, तब आप वापस से अपना रूटीन चार्ट अगर आपने बनाया है, आप लेके बैठो कि देखो बेटा आपका स्क्रीन टाइम तो ख़त्म हो गया, तो अभी तो हम नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, बच्चा अगर किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्क्रीम या शाउट कर रहा है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे कई बार तो अननेसेसरीली भी करते हैं, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो फिर कैसे बच्चों को टैकल करें ऐसी सिचुएशन? देखो, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्यों चीख रहे चिल्ला रहे हैं, क्या बच्चे का कम्युनिकेशन डेवलप्ड है, क्या बच्चा अपनी बात समझा सकता है, पहले आपको ये देखना है। छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, उनको वोकैबुलरी ही नहीं है टू टेल द मदर कि मैं इरिटेटेड हूँ, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम एंग्री, बच्चा के नॉट स्पीक, राइट। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो हैबिट डेवलप हो गई है कि चिल्लाने से मेरा काम हो रहा है, मैं क्यों बोलूँ, यू नो। आई हैव सीन लिटिल किड्स जो खाली पॉइंट कर देते हैं कि यू नो एंड देन दे स्क्रीम, उतनी देर में उनको वो चीज़ मिल जाती है, राइट, बिकॉज दे डू नॉट हैव दी कम्युनिकेशन स्किल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। सबसे पहले वी हैव टू फोकस ऑन दैट, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों। अगर बच्चा छोटा है, वर्बल कम्युनिकेशन अभी डेवलप नहीं हुआ है, आप उनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिखाओ कि भाई जब एंग्री हो तो हम ऐसे फेस बना सकते हैं, जब अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम स्लीपी हैं तो हम ऐसे फेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़ ये कि बच्चा अगर हिट कर रहा है बहुत ज़्यादा, या बच्चा मे बी जब थोड़े बड़े हो जाते हैं 5-6 ईयर्स में, दे गो आउट एंड प्ले, बट वो ग्रुप में खेल नहीं पाते हैं, यू नो, बिकॉज उनको टर्न टेकिंग नहीं करना है, मेरी टर्न फर्स्ट आएगी, गेम में भी मैं ही जीतूँगा। दीज थिंग्स आर ऑल्सो बिकॉज बच्चा अपनी चीज़ कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे बच्चे को नहीं समझ पा रहा है। दीज थिंग्स यू डील विद एट होम थ्रू स्टोरीज, प्रिटेंड प्ले, रोल मॉडलिंग। ये हम घर पे करते हैं कि भाई हम पार्क में जाएंगे, हम फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, पहले आपकी टर्न फिर मेरी टर्न, यू हैव टू वेट। तो बच्चे का पेशेंस धीरे धीरे डेवलप होता है। सो इम्पल्स कंट्रोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी आजकल हम बच्चों में देखते हैं, मतलब इतने ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड 7-8 साल के बच्चे, 9-10 साल के बच्चे, मैं देखती हूँ कई बार अलग ही रिएक्ट करते हैं। मतलब शायद हमारी जनरेशन में इतना ज़्यादा गुस्सा बचपन में नहीं था, तो इतना ज़्यादा जो बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड और अग्रेसिव हो गए हैं, कैसे ठीक किया जाए उसे? और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई, स्पेशली बॉयज़। So let's not label the boys first. So what happens, see, these children are growing up in the age of instant gratification. इन बच्चों को क्या है, जो चाहिए तुरंत मिल जाता है, राइट। दिस हैम्पर्स देयर पेशेंस स्किल्स। तो हमें स्किल एक्विजिशन कराना है बच्चों को, सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये हमारी नीड्स हैं, ये हमारी वांट्स हैं,
आपकी 80% नीड्स अगर आप मांग रहे हो वो पूरी हो जाएंगी, 20% हम आपकी वांट्स पे काम करेंगे. सो इफ़ यू वांट 5 टॉयज़ आपको एक मिलेगा, राइट? बट नहीं हो रहा है ये. पेरेंट्स आर ओवर पैम्परिंग देयर चाइल्ड, दे लाइक जो हमें नहीं मिला हम अपने बच्चों को. इट्स फाइन टू अ सर्टन एक्सटेंट. आप बेसिक कंफर्ट तो दे रहे हो बच्चों को. द चाइल्ड इज़ नॉट यू नो इन एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन. बट हर चीज़ मिले, हर चीज़ तुरंत कहने पे हो जाए, वो ज़रूरी नहीं है. सो ये वी मैसेज हैव क्या टू. ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी है? जो बिल्कुल, मैं देखती बिल्कुल, हूँ बहुत बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल. स्पॉइल्ड जो बच्चे होते हैं वो जॉइंट नहीं, वो फैमिली बेचारे, वाले आई बच्चे. थिंक बेचारे ग्रैंड पेरेंट्स ब्लेम हो जाते हैं. दैट इज़ देयर वे ऑफ शोइंग लव, बिकॉज दैट्स हाउ दे हैव डन इट इन अर्लियर टाइम्स, राइट? वाई पहले का टाइम हमारे टाइम में डिफरेंस क्या है? सी, वी हैड बिग फैमिलीज, ठीक है? तो अगर बच्चे को मम्मी से डांट पड़ गई या पापा से डांट पड़ गई, बच्चे को दादा दादी चाचा या कोई भी समझा के डिस्ट्रैक्ट कर देगा. द चाइल्ड इज अवे फ्रॉम इट, भूल गया बच्चा, ठीक है? अभी क्या है, इट्स अ स्मॉल फैमिली. तो सपोज मैंने डांट दिया बच्चे को और घर में सिर्फ मैं और बच्चा है. अब वो मुझसे बात तो अभी नहीं कर रहा है, क्या करेगा वो? ही इज सिटिंग एंड ही इज थिंकिंग अबाउट इट. इट्स अफेक्टिंग हिज ब्रेन एंड थॉट प्रोसेस. क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो है ही नहीं ना. फिर डिस्ट्रैक्शन क्या बचा? स्क्रीन. उस पर फिर से डांट पड़ जाएगी. सो चाइल्ड इज नॉट एबल टू रेगुलेट द इमोशंस. वो डिस्ट्रैक्शन जो है दैट यूज टू हेल्प इन अ वे कि चलो कोई बात नहीं, डांट दिया तो कोई बात नहीं, अब वो ग्रैंड पेरेंट्स तो नई नई चीज़ें, नई टेक्निक सीखेंगे, हमें सीखना पड़ेगा, राइट? तो उसमें वी हैव टू गिव द एक्विजिशन, वी हैव टू मेक द चाइल्ड लर्न द स्किल्स अप्रोप्रिएट टू देयर एज. कि हमें इतना पेशेंस रखना है. वी हैव टू इंट्रोड्यूस डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि अच्छा ठीक है, आपको ये चाहिए, दिस इज़ योर पॉकेट मनी, आप सेव करो मनी एंड देन यू बाय इट with your own money. अच्छा, ये कौन सी एज से स्टार्ट कर सकते हैं? 5 should be a good age because the moment they learn addition, I think it's okay. Because उनको पता है कितने पैसे मेरे पास हैं, subtraction कितना खर्च हो गया. That's good for them to learn budgeting. तो आप ज़्यादा मत दो. आप you give them 100 rupees, you give them 500 rupees, whatever you feel is appropriate. तो जैसे for example in my house मैंने जंक खाने के लिए भी बिल्कुल नो नहीं है जंक के लिए, but there is a fixed budget कि आपको मंथ में मैं 100 रुपीज़ देती हूँ सिर्फ जंक के लिए, कि इसमें जितना खाना है खा लो. तो अभी क्या हो गया कि वो बचा के पूरे महीने उसको 100 रुपये चलाने हैं. तो हील बाय हिज चिप्स या आइसक्रीम या जो भी लेना है, तो वो सोच के खर्चा करता है कि मुझे 100 ही रुपये हैं, मुझे क्या करना है, राइट? तो दिस आई स्टार्टेड एट अ वेरी अर्ली एज. आई स्टार्टेड आई थिंक अराउंड 5, सेम एज. सो जैसे ही उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाता है, किड्स आर वेरी स्मार्ट. So you give them Especially money. nowadays. Yeah. Gen So, alphas. अरे very difficult to handle also at the same time, but then it's okay. अच्छा निधि जी, कई बार हम मतलब एज अ मदर सोचते हैं कि कोई न्यूट्रिशन कम ना रह जाए. विटामिन्स भी ज़रूरी हैं, कैल्शियम भी देना है, आयरन, मैग्नीशियम, सब कुछ. एज क्या होनी चाहिए बच्चे को सप्लीमेंट देने की, राइट एज? So ideally supplementation आप without discussing with your pediatrician, no one should ever do it. हमारे जो basic supplements हैं जैसे विटामिन D, B12 या आयरन है, वो normally बच्चों में कम ही होता है या हमारे एडल्ट्स में भी कम ही होता है. बट दैट ऑल्सो आई सजेस्ट यू डोंट डू इट विदाउट डिस्कसिंग विद योर डॉक्टर. एंड वी लुक एट द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ द चाइल्ड. जो ग्रोथ चार्ट है हम उसको रेफर करते हैं. अनलेस यू सी सम फिजिकल सिम्टम्स, बच्चा स्लगिश है, ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, खेल नहीं रहा है, एक्टिव नहीं है, सो नहीं पा रहा है, या यू सी सम फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी, देन यू नो लुक एट इट दैट देर आर सम न्यूट्रिशनल गैप्स. फिर उसके हिसाब से आप डिस्कस विद योर पेडियाट्रिशियन एंड देन गिव. डू नॉट गिव बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू द बॉडी. यानी कि विटामिन डी एंड B12 नहीं, वो भी बिना कंसल्टेशन अच्छा. के हम नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी अगर एक्सेस में, विटामिन डी इज़ फैट सॉल्युबल, तो वो भी हम बॉडी में अगर एक्स्ट्रा होगा तो हमें नहीं दैट्स गोइंग टू बैकफायर. तो अनलेस यू डिस्कस एवरीथिंग विद द पेडियाट्रिशियन, डू नॉट गिव एनी सप्लीमेंट्स. डू नॉट गिव स्टोर बॉट सप्लीमेंट्स ऑल्सो. ये जो हम न्यूट्रिशनल मिक्सेस इन द मिल्क एंड एवरीथिंग हम देते हैं, दैट ऑल्सो किल्स द एपेटाइट. सो दैट्स अनदर टॉपिक बाय द वे, बट प्लीज़ डिस्कस विद द पेडियाट्रिशियन. अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा चूंकि पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्वांटिटी किसकी क्या है, बहुत ज़्यादा चेक करते हैं. पहले ये बहुत ज़्यादा नहीं होता था. आजकल एडिड शुगर बहुत ज़्यादा रहता है चीज़ों में. तो कितना ध्यान रखना चाहिए? पहले भी बच्चे होते थे और मुझे लगता है ज़्यादा हेल्दी होते थे हम लोग जब छोटे थे, कंपैरिजन में आज अगर हम बच्चों को देखें तो ज़्यादा बीमारियां हैं.
कितना ज़रूरी है इंग्रेडिएंट्स चेक करना बच्चों को देने से पहले? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो पहले की हम बात करें तो कितना हम लोग को जंक फूड अवेलेबल था. देवर एनी चिप्स की बात करें, आई थिंक क्रैक्स और अंकल चिप्स दो चीज़ें आती थी. नाउ देयर इज वेराइटी, यू नो, देयर 200 वेराइटीज ऑफ चिप्स. सिमिलरली ऑल काइंड ऑफ जंक फूड अभी इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया है. यू नो, पहले हम मॉम एंड पॉप शॉप से जाके जो दिख गया हमने ले लिया. नाउ इट्स अवेलेबल एवरीवेयर. इट्स ऑन ब्लिंकिट, इट्स ऑन जेप्टो. सो द ओवरऑल अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज. So now they increase the shelf life of the product. They add ingredients which make them live longer, and also so that they are addictive to the palate. For that we need to check the ingredient label always. So ideally तो आप consumption ही कम करो, अपने घर में ये चीज़ें मंगाओ ही मत, and educate the child that these are not good for your body, and then make overall healthy habits a pattern in regular life. बट अगर नहीं हो रहा है, बच्चे को चाहिए ही चाहिए, तो अगेन बजटिंग हेल्प्स, नंबर वन. ऑल्सो लेसर अवेलेबिलिटी ऑल्सो इज़ अ पैटर्न. बाकी आप लेबल पढ़ो, आप उसमें देखो कोई एडिटिव कलर्स तो नहीं हैं, उसमें पाम ऑयल तो नहीं है, जो भी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है. ऑल पेरेंट्स आर अवेयर दीज डेज, उनको सब ज्ञान है सब तरफ से. सो बी स्मार्ट एज अ पेरेंट, रीड द लेबल एंड देन इंट्रोड्यूस द हेल्दी थिंग्स. चूँकि पेरेंटिंग को लेकर भी मैं चाहूँगी मैं सवाल पूछूँ निधि जी आपसे. कई बार ऐसा होता है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, दोनों का अपब्रिंगिंग चूँकि अलग अलग हुई है बचपन में, और जब अपने बच्चे को वो रेज कर रहे हैं तो उनका पेरेंटिंग अलग अलग है. ऐसे में बच्चे पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है, और एक कंपैटिबिलिटी, एक कोऑर्डिनेशन मम्मी और पापा दोनों में कितना होना चाहिए? सो आई थिंक दिस क्वेश्चन फील्स पर्सनल टू मी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऑपोजिट हैं. यू नो, ही इज़ लाइक अ टफ टास्क मास्टर, कि क्या बच्चे को यू नो इतना पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, लेट हिम, वो ही सेज कि मार्केट भेज दो अकेले छोटे बच्चे को, एंड हम नहीं कर सकते हैं. यू नो, दीज डेज आर डिफरेंट नाउ. सो ही सेज नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा ये है वो है, और अगर वो थक गया है तो कोई बात नहीं, थकना नहीं है. सो वी बोथ वर्क इन अ वेरी ऑपोजिट वे. So what helps here is predictable parenting. कि बच्चे को पता होना चाहिए कि when it comes to certain things, both my parents will agree with each other. So we might fight separately when the child is not around, but we have decided on our negotiables and non-negotiables. ठीक है. So non-negotiables में हमारा आ गया मील टाइम, हमारा स्कूल का होमवर्क आ गया, हमारा स्लीप का टाइम आ गया, और या बिहेवियर आ गया. यू नो, कि अग्रेशन नहीं है, किसी को मारना पीटना नहीं है, बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करने. दीज आर आर नॉन नेगोशिएबल्स. इसमें बोथ ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज. वी हैव डिस्कस्ड, फॉट एंड देन डिसाइडेड कि इन चीज़ों में वी आर ऑन द सेम पेज. कोई इसमें हैंकी पैंकी नहीं है, देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी. राइट. लेकिन अगर उसके बाद भी, आपके वाले केस से अलग, अगर बच्चा करता है, हाँ, तो फिर क्या पब्लिकली बच्चे को डांटना ठीक रहता है, या फिर अलग से उसको कैसे समझाएं? नहीं, तो देखो, यू हैव टू ड्रॉ बाउंड्रीज. पब्लिकली डांटने से, वैसे भी सेम टाइम पे डांटने से इट नेवर हेल्प्स. बिकॉज आई सेड कि डिसरेगुलेटेड जो ब्रेन है ना, वो ऑलरेडी बहुत ही हाईली अराउज्ड है, इमोशनली अराउज्ड है. उस टाइम पे अगर आप कुछ भी रीज़न करोगे, डांटोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. वो रीइंफोर्स करेगा बिहेवियर को. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप बहुत लाउड म्यूजिक में हो, ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू. आपको समझ आएगा? नहीं आएगा. राइट. ऑलरेडी आपको इतना लाउड नॉइज, आई एम कॉन्सिस्टेंटली ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार या तो म्यूजिक बंद कर दो या तुम चुप हो जाओ. यू नो, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सेम हैपन्स विद अ डिसरेगुलेटेड ब्रेन. वो ऑलरेडी इमोशनली अराउज्ड है, उसका इम्पल्स कंट्रोल नहीं है अभी, और उस टाइम पे आप लेक्चर दे रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, या आप डांट रहे हो, इट्स नॉट गोना हेल्प द चाइल्ड. सो बेटर इज़ कि आप को रेगुलेट करें बच्चे के साथ. यू नो, अगेन बी देयर फॉर द चाइल्ड, बट डोंट गिव इन. तो आप आराम से, शांति से, यू नो, टेल द चाइल्ड इट्स ओके टू फील लाइक दैट, बट वी हैव सर्टन बाउंड्रीज. आप बैड वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हो. यू नो, यू कैन नॉट हिट समबडी, बट यू कैन बी एंग्री. बट देर आर बेटर वेज टू गेट एंग्री ऑल्सो, है ना. अगर आपको गुस्सा आ रहा है, यू कैन, यू नो, टीच देम ब्रीदिंग टेक्निक्स. You can tell them that this is your safe corner. आप वहाँ बैठो with your toy and vent it out. You know, but do everything respectfully. Again, ये सब चीज़ें आपको तब सिखानी है जब बच्चा शांत है, not जब बच्चा वो उस moment में है. That time it's not gonna help, right? So these are the ways, and हर बच्चा का तरीका अलग होता है, right? तो my child, if he is angry, उसको उस टाइम पे कुछ नहीं है, he'll just then sit on his bed and he will
breathe, and after 10 minutes he'll himself say, okay, I'm sorry, I made a mistake, now can we talk about it. But ये एक दिन में नहीं होता है, you know, it takes time. आपको consistency is very important. एक्सेप्टेंस नहीं होती कई बच्चों में निधि जी. नहीं, acceptance आपको सिखानी पड़ेगी. See, there are two things which are very important. One is predictability, one is consistency. ठीक है, predictability मतलब कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो how is my parent या my surrounding going to behave with me. ठीक है, टैंट्रम मैंने किया तो मुझे तो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, राइट. दूसरा बच्चे सोचते हैं नहीं, टैंट्रम मैंने लास्ट टाइम भी किया था, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था. सो प्रिडिक्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. दूसरा कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंटली करो. आप 10 बार आपने कर दिया, you know, you maintained your calm, you did not scold the child, you did not punish the child, but you disciplined the child in the right way. ठीक है, बट आप 11वीं बार जो है गिव इन कर दे रहे हो तो पूरी चेन ब्रेक हो जाती है, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टू थिंग्स, प्रिडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, बोथ वर्क टुगेदर. जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है वो ये कि पेरेंट्स नीड टू बी स्मार्टर. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो जो भी मैं इसीलिए वर्कशॉप्स या कंसल्टेशंस करती हूँ, दोज आर ओनली फॉर पेरेंट्स, नथिंग फॉर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन आर स्टिल लर्निंग. तो हमें उनको सिखाने के लिए हमें खुद सीखना है, राइट. एवरीथिंग इज़ न्यू, हम भी रोज़ नई चीज़ें सीख रहे हैं. सो द कामर वी आर, द बेटर इट इज़. दैट्स इट. अच्छा, पढ़ाई मैं देखती हूँ कई मदर्स की शिकायत रहती है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकर उसको बैठते हैं बच्चे, या उसका ध्यान ही नहीं है, उसको सिर्फ खेलना है. तो जिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कैसे लगाए? मतलब ऐसा क्या करें कि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो? अच्छा, सो इनिशियली जब बच्चे टॉडलर्स होते हैं, डू नॉट सेपरेट प्ले एंड स्टडी. प्ले एंड लर्निंग कैन बी डन टुगेदर, right. This is how habit is developed gradually. Play is very, very important for them, for their cognitive functioning, for their sensory learning, for their curiosity building, for their problem solving. So use play initially when they are, you know, 1 year old, 2 year old, 3 year old. सब चीज़ आप play में उनको सब सिखा सकते हो, right. For example, बच्चे का toys हैं, right. तो छोटा toy, बड़ा toy, you know, you can teach them opposites. Black and white, you can teach them colors, you can teach them everything through play, right. Second thing you need to understand कि child का जो focus होता है, attention span होता है, it's only 3 to 4 minutes per year of age. okay, तो अगर बच्चा 2 साल का है, वो 6 से 8 मिनट ही एक जगह पे बैठ सकता है. उसके बाद वो उठेगा, हिलेगा, फिजिट करेगा, भागेगा, सब करेगा. So do not expect the child to overdo here. आप सोचो कि मैं शुरू से ही 3 साल के बच्चे को 1 घंटा बिठा के पढ़ाऊँगी, नहीं होने वाला है, राइट. तो आप फोकस करो, 12 मिनट आप बच्चे को बिठाना शुरू करो ऑन द स्टडी टेबल एंड मेक दैट अ हैबिट ग्रेजुअली. शुरू में इतना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट नो व्हाई पेरेंट्स आर गोइंग सो क्रेजी. अच्छा, इसमें भी ये अगेन जैसे मील टाइम में होता है प्रेशर, यहाँ पे भी प्रेशर टू परफॉर्म है. सो अगर आप देखोगे छोटे बच्चे को, यू स्टार्ट विद फोनिक्स, आप क्लासेस लगा देते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस. उसके बाद अच्छा फोनिक्स सीख गया बच्चा, उसके बाद जो है आप स्पेलिंग क्लासेस लगा देते हो कि स्पेलिंग करे. उसके बाद आप रीडिंग क्लासेस भी लगा देते हो कि रीडिंग भी जो है टीचर से 1-to-1 सीखना है. वाई? सो आई टेल यू, स्पेलिंग्स, रीडिंग, ये सब चीज़ें बच्चा मसल मेमोरी से सीखता है और हर बच्चे का टाइम अलग होता है. अब आप ये सोचो कि नोटबुक में अगर रेड मार्क्स नहीं आने चाहिए, मुझे तो सब करेक्ट चाहिए, इज़न्ट दैट प्रेशर टू परफॉर्म? इट इज़, राइट. क्या फ़र्क पड़ गया अगर you know, आप एक तरफ कह रहे हो मैं बहुत ही जेंटल पेरेंट हूँ, मैं बहुत ही लिबरल पेरेंट हूँ, फिर यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट दोज रेड मार्क्स. इट्स ओके. जब रेड मार्क्स आते हैं, वो रेड पेन इसीलिए है कि बच्चे का फोकस उस पर जाएगा. आप उसको 4 बार प्रैक्टिस करा दो, अगली बार वो गलती नहीं होगी, राइट. वो मसल मेमोरी. और अगर बच्चा फॉर एग्जांपल स्पेलिंग में बहुत ही ख़राब है और बड़े होने तक भी वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, लेट मी टेल यू, बड़े होने के बाद स्पेलिंग्स का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. पहली बात तो कोई बच्चा इतना वो नहीं है, ईच चाइल्ड इज स्मार्ट. वो धीरे धीरे धीरे, कोई बच्चा 4 साल पे सीखेगा, कोई 5 पे, कोई 6 पे. बट इफ़ यू आर स्ट्रेसिंग कि भाई 2 मार्क्स कट गए, मेरी फ्रेंड के बच्चे के तो नहीं कटे, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सो फोकस ऑन मेकिंग देम सिट ऑन द स्टडी टेबल, एन्जॉय दैट. ना पढ़ाओ बच्चे को, बुक्स के साथ खेले, स्टोरी रीड करे, स्क्रिबल करे, कलरिंग करे, but start with the habit of making the child sit every day 3 to 4 minutes per year of age. बस
and no pressure अच्छा, to किसी भी perform. चीज के लिए, चाहे खाने के लिए हो, बिहेवियर चेंजेस के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, बच्चे को प्रेशराइज करना क्या ठीक है? आप बताओ, प्रेशराइज करना, अगर मैं आपको किसी चीज़ के लिए लेकिन फिर प्रेशराइज प्रेशराइज नहीं करेंगे तो मनाएं कैसे फिर उस बच्चे को? नहीं मनाए, इसीलिए हैबिट फॉर्म करना है हमको. हैबिट कैसे फॉर्म होती है? री से. सी एवरी बिहेवियर हैज़ अ ट्रिगर एंड एवरी हैबिट हैज़ अ री. ठीक है, तो हैबिट कैसे बनती है? हम उसको पॉजिटिवली री करते रहें. बच्चे ने अगर पहला 4 साल के बच्चे ने 12 मिनट बैठ गया है वो, तो आप उसको प्रेज करो कि वाओ, आई अप्रिशिएट दैट यू सैट हियर फॉर 12 मिनट्स, और आपने जो भी किया इट्स ओके, बट कल हम विल ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव. ठीक है, प्रेशर नहीं है यहाँ पे, बट हमने प्रेज किया. बच्चों को तारीफ बहुत पसंद है, हमें भी पसंद है, यू नो, एज एडल्ट्स वी थ्राइव ऑन प्रेज. तो प्रेज करो, लेकिन वो भी सटल तरीके से कि ठीक है, टुडे यू सैट ऑन द टेबल, आई रियली अप्रिशिएटेड, आपको भी मज़ा आया ना, तो लेट्स ट्राई एंड डू इट बेटर टुमारो. सो एवरी डे आप सोचो, अगर आप 300 दिन लगातार आप ऐसा कर रहे हो, तो 12 मिनट अपने आप बढ़ते बढ़ते आधा घंटा हो जाएगा. ठीक है, बट अगर उसको बैठना ही नहीं है, क्यों नहीं बैठना है उसको? क्योंकि आप बोलते हो नहीं, हर चीज़ फिर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. अगर आप ड्राइंग भी बना रहे हो, ये क्या कर दिया, ये कैसे बना दिया, इसको देखो, डोंट डू दैट. यू नो, लेट द चाइल्ड बी फ्री. और ये तभी होगा अगर आप शुरू से कर रहे हो. सडनली अगर आप 8 साल की एज में, 9 साल की एज में, यू नो, सडनली अगर आप सोचो कि अभी तक तो मैं डांट के पढ़ा रही थी, अब मैं छोड़ देती हूँ, तो नहीं होगा. राइट, सो शुरू से ही यू हैव टू सेट द हैबिट, रीइंफोर्स द हैबिट पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली. अच्छा, उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगी? मतलब कई बहाना कह लो, या फिर स्केड्यूल बहुत ज़्यादा उस तरह से होता है, ट्यूशन क्लासेस में बच्चों को डाल देते हैं, तो क्या वो ठीक है? अच्छा, तो हम जा रहे हैं ट्यूशन्स की तरफ. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, इट्स गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल फॉर मी. एज आई सेड कि मेरे हिसाब से तो स्पेलिंग क्लासेस, रीडिंग क्लासेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है. एंड आप अगर पैटर्न देखोगे ना, अगर इफ़ यू हैव पेरेंट्स अराउंड यू, आप देखोगे जो बच्चे शुरू से ही 1-to-1 क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं, फोनिक्स लिया, स्पेलिंग लिया, रीडिंग लिया, उनको आदत पड़ जाती है. यू नो, यू टेक माई वर्ड फॉर इट, बाई grade 1, grade 2 दे विल नीड ट्यूशन्स ऑल्सो. राइट, बिकॉज आपने उनको हैबिट में डाल दिया कि हम क्लास में जो ग्रुप स्टडी हो रही है, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट. हमें 1-to-1 लर्निंग की आदत हो गई है. नाउ एवरी चाइल्ड इज़ नॉट अ सॉलिटरी लर्नर, एंड हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्रुप लर्निंग है. करेक्ट, तो क्लास में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अगर बच्चे को क्लास में अब मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ा रही है, अटेंशन इज़ डिवाइडेड, बट द चाइल्ड इज़, यू नो, मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स 1-to-1 अटेंशन, पूरा फोकस मिलता है. Those classes are expensive, right? So teacher एकदम प्यार से प्रेज कर करके बच्चे को एक एक चीज़ सिखा रही है. Child gets used to that. तो बच्चा कभी भी, यू नो, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर सपोज हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, पहले के टाइम पे हम स्टोरी पढ़ते थे, तो हम फोनिक्स से तो नहीं पढ़ रहे. हम कैसे पढ़ रहे हैं? हम फोटो देख देख के बच्चा जो है समझ रहा है कि अच्छा ये लिखा होगा या ये लिखा होगा. धीरे धीरे वो मसल मेमोरी में आ जाता है. तो देन दे लर्न टू रीड. दिस इज़ द राइट वे ऑफ रीडिंग. ठीक है, जैसे हम नया टाइपिंग करना सीखते हैं, शुरू में कितना मुश्किल होता है, 1-2 ऐसे ऐसे करके हम सीखते हैं. धीरे धीरे कैसे फ्लो में आ जाता है. आपने कीबोर्ड को लर्न किया नहीं किया ना, मसल मेमोरी से आता है. राइट, सो वी हैव टू लेट द चाइल्ड लर्न एट देयर ओन पेस. अनलेस, देखो, हर क्लास में सपोज 30 बच्चे हैं, 10 चिल्ड्रन विल बी एक्सेप्शनली गुड, 10 विल बी एवरेज, और जो 10 होंगे वो रियली स्ट्रगल कर रहे होंगे. दोज चिल्ड्रन नीड एक्स्ट्रा हेल्प. सारे 30 के 30 को नहीं चाहिए, बट हम 30 के 30 को, यू नो, वी आर मेकिंग देम स्ट्रगल मोर बाय, यू नो, ओवर हेल्पिंग देम. बिल्कुल, कई सारी चीज़ों को लेकर निधि जी के साथ हमने बातचीत की, पेरेंटिंग को लेकर, चाइल्ड न्यूट्रिशन, चाइल्ड बिहेवियर को लेकर. बहुत अच्छा लगा निधि जी आपके साथ बातचीत करके, और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर प्रीशियस टाइम आउट फॉर अस. Thank you, Anjali, for having me. I also enjoyed myself, and you know, just take it easy. I would just say that, you know. Thank you so much. Thank you.